हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। मशीन लर्निंग की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर। वो है बर्च एल्गोरिदम। तो हम आज देखने वाले हैं कि बर्च एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और उसके अंदर जो मैथ लगती है, कैसे उसके अंदर कैलकुलेशन होते हैं उसके बारे में देखेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे बर्च एल्गोरिदम की। ठीक है, तो आइए आज की हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब जब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि के मीन्स एक एल्गोरिदम था जिसके अंदर हमने क्लस्टर बना के और हमने क्लासीफाई किया था किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इंस्टांस को, है ना। और उनको उसके अंदर हमने क्लस्टर कितने बनाए थे, के क्लस्टर्स बनाए थे ना। बट अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट हो, उसके अंदर हमें हर एक क्लस्टर की डिस्टेंस निकालनी पड़ रही थी। तो हर एक क्लस्टर की डिस्टेंस निकाल रही, हर एक इंस्टांस की डिस्टेंस निकालनी पड़ी थी ना कुछ पॉइंट से। तो उसके अंदर हमें कितना कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा था, मतलब कितने बार लूप चलाना पड़ रहा था, ऑफ एन स्क्वायर के टाइम, है ना। ऑफ एन स्क्वायर टाइम लूप चलाना पड़ रहा था ना हर एक को कैटेगराइज करने के लिए। तो इसी प्रकार इस के मीन्स के अंदर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी ज़्यादा थी। जो मेमोराइजेशन थी, मीन्स मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही थी, हर एक की वैल्यू स्टोर हो रही थी ना कुछ, तो वो भी ज़्यादा थी। तो इसलिए क्या हुआ, बर्च एल्गोरिदम आया। बर्च एल्गोरिदम कहता है कि मैं मेमोरी तो ज़्यादा यूज़ करूँगा ही नहीं और साथ में फास्टर आउटपुट भी दूंगा। और ये भी कहता है कि मैं जितना ज़्यादा आप डेटा सेट दोगे, मैं उतने ज़्यादा को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब कि ये लार्ज डेटा को भी एक्सेप्ट करता है, लार्ज डेटा के ऊपर भी हम अपनी प्रोडिक्शन कर सकते हैं। बट के मीन्स के अंदर हम क्या कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्लस्टर तक या 20 से एक्स्ट्रा, मतलब वहाँ पे इफिशियंट अपनी प्रोडिक्शन नहीं आ रही थी, यानी 20 क्लस्टर तक हमारी इफिशियंट प्रोडिक्शन आ रही थी। यानी जितना ज़्यादा लार्ज डेटा सेट है, हमारी के मीन्स जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कैटेगरी को। तो इसलिए जो बर्च एल्गोरिथम वो इफिशियंटली वर्क करता है ना। और ये जो है बर्च एल्गोरिदम, ये अवार्ड विनिंग एल्गोरिदम है और इसको अवार्ड दिया गया है 2006 के अंदर, है ना। और ये अवार्ड टेस्ट ऑफ टाइम के द्वारा दिया गया है। और जो डीबी स्कैन था हमारा, अब हमने के मीन्स के बारे में बात कर ली, डीबी स्कैन से भी कंपैरिजन कर लेते थोड़ा इसका। तो डीबी स्कैन के अंदर क्या था, हमारे पास कुछ नॉइस आ रही थी, यानी यदि हमारे पास हमने डिफाइन किया कि 3 से ज़्यादा को हमें क्लस्टर में नहीं लेना है, 3 इंस्टांस से ज़्यादा तो उसको क्लस्टर में नहीं लेना है, तो क्या था, वो नॉइस था। तो वो उसको इग्नोर कर रहा था ना, डीबी स्कैन के अंदर इग्नोरेंस हो रही थी नॉइस की, है ना। लेकिन जो हमारा ये है ना बर्च, इन नॉइस को भी हैंडल करता है और वो भी इफ़िशिएंटली। तो इसलिए हमने क्या बोला, जो बर्च है वो, उसकी एडवांटेज है डीबी स्कैन के ऊपर भी और के मीन्स के ऊपर भी। आइए देखते हैं कैसे वर्क करता है बर्च। तो जो बर्च होता है वो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। मीन्स एक ट्री बनाता है मेमोरी के अंदर, या फिर आप मान लीजिए कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिएट करता है। और उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अपनी वैल्यूज को स्टोर करता है, अपनी कैटेगरीज को स्टोर करता है। कैसे कैटेगराइज करता है ये देखते हैं। मान लीजिए अपने पास एक एरे है, ये हमारे पास एरे है। अब क्या करेगा बर्च, हमारे पास एक ले लीजिए सी एफ, क्लस्टरिंग फीचर्स, वैल्यू लिख देता हूँ इसकी, क्लस्टरिंग फीचर्स। तो क्या करेगा बर्च, इन क्लस्टरिंग फीचर को यहाँ पे स्टोर करेगा। अब मैं बता रहा हूँ क्लस्टरिंग फीचर होते क्या हैं। तो जो क्लस्टरिंग फीचर होते हैं वो, हमारे पास डेटा है एक्स, एक्स डेटा सेट है ना, एक्स क्लस्टर से मान लीजिए, मीन्स एक्स कैटेगरीज हमारे पास। तो एक्स कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है, मान लीजिए एक्स कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन एक्स कैटेगरीज के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी ना, मतलब कुछ ऐसा डेटा सेट है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ पे अपना लेबल है। या अभी अनसुपरवाइज्ड में लेबल की बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारी कैटेगरीज अवेलेबल है, इस कैटेगरी से ये डेटा, इस कैटेगरी से ये डेटा, है ना। तो इस स्पेशल कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ डेटा सेट है ना, ये इसी डेटा सेट को मैं कह रहा हूँ कि एक्स के अंदर कुछ ना कुछ डेटा सेट है। ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएगा, आगे बताऊंगा जब मैं कैसे वर्क करती है बर्च एल्गोरिदम। तो एक्स के अंदर कुछ ना कुछ डेटा सेट है ना। और एक्स जो कैटेगरी है उसका सबका, जितनी भी हमारे पास एक्स कैटेगरीज अवेलेबल है उनका लीनियर सम, एक तो लीनियर सम और एक स्क्वेयर सम, स्क्वेयर ऑफ लीनियर सम, स्क्वेयर को स्क्वेयर लीनियर सम, ये मान लीजिए लीनियर स्क्वेयर सम, है ना, लीनियर स्क्वेयर सम मान लीजिए इसको, लीनियर स्क्वेयर सम, और ये वेक्टर फॉर्म में है। तो क्या होगा, जो सी एफ होता है हमारा, यानी क्लस्टरिंग फीचर्स होते हैं, वो किसके कौन सा क्या होता है, वो एक टपल होता है। टपल मीन्स पाइथन के अंदर अपन पढ़ा हुआ टपल होता है। टपल क्या होता है, तो यहाँ पे आता है एन, मीन्स कितनी
कितने हमारे पास फीचर्स हैं या फिर कितने हमारे पास हमने वो ले रखा है, कैटेगरीज को ले रखा है। और यहाँ पे आ जाएगा लीनियर सम ऑफ दोज कैटेगरीज, उसके बाद आ जाएगा स्क्वेयर सम। अब लीनियर सम की बात कर रहे थे, हमारे पास एक्स कैटेगरी, उस लीनियर सम क्या होगा, आई इक्वल्स टू एन, आई वन टू लेकर एन, जहाँ पे एन कैटेगरीज है और एक्स है ना, तो लीनियर सम ये हो गया। वैसे ही एस एस यानी स्क्वेयर ऑफ सम, लीनियर ऑफ स्क्वेयर सम, तो इसके अंदर क्या होगा, सेम फॉर्मूला है बट हम क्या करेंगे, अभी स्क्वेयर कर लेंगे, इस चीज़ का स्क्वेयर का सम कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता है, CF निकल जाता है, जो जो क्या है, क्लस्टरिंग फीचर। ज़्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लास्ट में इंप्लीमेंटेशन दिखा दूंगा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बस एक बार देख लीजिए कि मेमोरी में कैसे वर्क करता है क्लस्टरिंग फीचर। और ये अब सॉरी बर्च, तो बर्च का आपको एक बार इंट्रोडक्शन आ गया, आपको पता चल गया कि बर्च कैसे, आपको यूज़ कैसे करना है, तो आप इजीली कुछ भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े बहुत थोड़ी बहुत ऐसी बाहर वाली नॉलेज दे दूंगा जिससे आपको, जो आपको ज़्यादा मैटर नहीं करेगी नॉलेज के अंदर, बट आपके नॉलेज गेन के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि बर्च कैसे करता है। तो CF क्या बताया मैंने, एक टपल है नंबर का, जितने नंबर कैटेगरीज हैं, लीनियर सम और स्क्वेयर सम का, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, जो हमारे पास एक एरे है, जो भी और ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, मैंने बोला था, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर क्या होगा, वो उसके पास CF होगा और CF को स्टोर करता चलेगा, हर एक वैल्यू को CF को, एक्स आई हमारे पास, तो हर एक वैल्यू को CF को स्टोर करता चलेगा। जितने भी उसके पास CF होंगे, जितने भी क्लास CF क्रिएट कर रहा है वो N LS और SS से, N और LSS और SS से CF जितने भी क्रिएट कर रहा है उनको सबको यहाँ पे स्टोर करता रहेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और सबके साथ स्टोर करता चलेगा, ठीक है। अभी वो क्या कर रहा है, वो क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहा है, यानी क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहा है क्लस्टरिंग फीचर से। हमने लीनियर सम देख लिया, स्क्वायर सम देख लिया, और एन यानी एन 0 है, लीनियर सम सेम रहेगा, स्क्वायर सम सेम रहेगा, 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, ऐसे ही चलता रहेगा, क्लस्टरिंग फीचर स्टोर होते रहेंगे, ठीक है, ऐसे रहेगा। आपको समझ में आएगा CF के बारे में, यानी एन जब 0 है, 1 है, 2 है, सबको स्टोर करते चल रहे हैं हम, जब भी क्रिएटिंग क्लस्टरिंग फीचर आ रहा है उसको स्टोर करते चल रहे हैं एरे के अंदर। हम हम जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना बर्ड्स को, तो उसके अंदर हम 2 पैरामीटर देंगे, एक देंगे थ्रेशोल्ड, एक देंगे ब्रांचिंग फैक्टर। अब ब्रांचिंग फैक्टर जितना ज़्यादा हाई होगा उतने ज़्यादा हम वाइडली जा सकते हैं इसके अंदर, मतलब जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग फैक्टर होगा उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, है ना। बट अगर ब्रांचिंग फैक्टर 10 है, मान लीजिए B हमारा 10 है, तो हम क्या करेंगे, 10 क्लस्टर आते ही, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, 10 क्लस्टर आते ही क्या करेंगे हम, डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे, यानी ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा हमारा। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देख लीजिए एक बार, यानी हमारे पास 10 आ गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी कुछ 5, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 10 आ गए हैं। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, 10 आ गए हैं। तो क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा, 5 को एक साइड ले लेगा, 5 को एक साइड ले लेगा, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 5 आ जाएंगे हमारे, और यहाँ पे भी आ जाएंगे हमारे, तो 5 इस साइड आ जाएंगे। तो हमारे क्लस्टर क्या हो गए, अब इस जो 5 है, इस साइड 5 आ गए हमारे, इस साइड 5 आ गए, तो ये क्या करेगा, इस साइड, इस जो मेमोरी है इसके अंदर से दो दो बना देगा, 2 क्लस्टर बना लेगा। एक के अंदर इसकी समरी होगी और एक के अंदर इसकी समरी होगी। अब जब भी कोई नेक्स्ट डेटा सेट आएगा, जब भी कोई नया डेटा आएगा, न्यू न्यू कलेक्शन आएगा, न्यू इंस्टांस आएगा जिसको हमें कैटेगराइज करना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इन दोनों के साथ कंपेयर करेगा, फिर यहाँ के कंपेयर करेगा। अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। अगर ये पूरा 10 का, ये भी ऐसे ही 10 का हो जाता है, फासला पूरा कर लेता है 10 का, तो क्या होगा, फिर आगे फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये आगे फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा 5 का, और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की समरी आ जाएगी, यहाँ पे भी 2 का समरी आ जाएगा, इसका भी समरी आ जाएगा और इसका भी समरी आ जाएगा। अब जो भी कोई डेटा सेट इसके अंदर आएगा वो इन दोनों से कंपेयर करेगा, फिर अगर इस साइड का इस कैटेगरी से मैच हो जाता है तो इस साइड आएगा वो डेटा सेट, और यहाँ पे आके कंपेयर करेगा वो इंस्टांस, और यहाँ पे आके कंपेयर करेगा इन दोनों से।
अब यहाँ पे भी कंपैरिजन लो हो रहा है ना, यहाँ पे भी 2 से कंपैरिजन किया, यहाँ पे भी 2 कंपैरिजन किया। अगर उसे सारे से कंपैरिजन करता है, के मीन्स में क्या करते हैं, हर एक से डिस्टेंस मैप, हर एक से वो कर रहे थे, डिस्टेंस को मैप मेजर कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर में से लोगारिथम रूप में सोल्व हो रहा है ना क्वेश्चन, लोग लेके आ रहे हैं, यानी इसको 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर 2 में डिवाइड हो रहा है, तो क्लस्टरिंग जो क्लासिफिकेशन वो लोगारिथम में सोल्व हो रही है ना, तो इसलिए बर्च जो है वो बहुत ही बेस्ट एल्गोरिथम है इसके अंदर अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। तो बर्च का मुझे लगता है आपको इंट्रोडक्शन तो हो गया होगा कि बर्च है क्या, बर्च कैसे वर्क करता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करता है, कैसे सीएफ स्टोर होता है, और जो थ्रेशोल्ड मैंने वेरिएबल दिया था ना, थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड नाम वेरिएबल दिया था, एक ब्रांचिंग फैक्टर दिया था। तो ब्रांचिंग फैक्टर क्या कर रहा था, उस ब्रांच को क्रिएट करने के लिए मिनिमम कितने सीएफ की यूज हो रहे हैं, तो ब्रांचिंग फैक्टर डिसाइड करता है कितनी वाइडर जाएगी लाइन। और थ्रेशोल्ड क्या डिसाइड करता है, थ्रेशोल्ड डिसाइड करता है ट्री का हाइट को, डिस्टेंस हाइट को कंट्रोल करता है थ्रेशोल्ड। अब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आपने देख लिया। अब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में लास्ट में लीफ नोड बचेंगे ना, लीफ नोड क्या होंगी हमारी, लीफ नोड ही हमारे क्लस्टर होंगे ना। यहाँ पे तो क्लस्टर का कंपैरिजन होने लग गया था, 2 हो गए थे, तो यहाँ पे भी क्लस्टर का कंपैरिजन होने लग गया था, 2 हो गए थे, तो लेकिन लीफ नोड में क्या होगा, लीफ नोड में हमारे 10 होंगे ना, यदि हमने 10 का क्रिएट किया तो लीफ नोड में हमारे 10 होंगे, और वही क्या हमारे क्लस्टर हैं। यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रहा है ना, क्लस्टर तो यहाँ पे जाके बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्लस्टर बने हैं ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं ब्रीच के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो क्लस्टर, जो लीफ नोड बने, जो हमारे क्लस्टर बने, ये चीज इंपॉर्टेंट है ब्रीच के लिए। ऊपर तो सारे कंपैरिजन हो रहे हैं, ऊपर तो क्या ले रहा है, सिर्फ उसकी समरी ले रहा है नीचे वाले डेटा की। तो लीफ नोड जो वो ब्रीच के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी अगले जो फर्स्ट टाइम रन में इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम स्कैन ने इसने पूरा अपना ब्रीच का जो भी ट्री है जो क्रिएट कर लिया। अब ट्री क्रिएट करने के बाद ये क्या करेगा, सेकेंड रन के अंदर, जो सेकंड रन होगा हमारा, उसके अंदर ये क्लस्टराइज कर दिया डेटा को। क्लस्टराइज कैसे, इसके पास सारे 10 क्लस्टर आ गए, लीफ नोड आ गई, यानी मतलब सारे क्लस्टर आ गए जितने इसने क्लस्टर क्रिएट करने थे। अब उससे कैटेगराइज कर सकता ना डेटा को, ये उतने ज़्यादा क्लस्टर क्रिएट कर सकता ना, है ना। 10 क्लस्टर बनाए तो 10 क्लस्टर, और 10 क्लस्टर तो 20 क्लस्टर बन गए। नेक्स्ट स्टेट में वो क्लस्टर बना लेगा अपने, यानी अपना पूरे डेटा को सेट कर देगा क्लस्टर कैसे बनने हैं और कहाँ पे कौन सा डेटा आएगा, वो फिर कंपैरिजन इजीली कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 4 स्टेप लग रहे हैं ब्रिज के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ 4 स्टेप कैसे लग रहे हैं। वेट ए मिनट, पिक्चर ले आता हूँ एक, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे 4 स्टेप में वर्क कर रहा है ब्रिज। तो मैं यहाँ पे अपनी एक पिक्चर ले आया, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 4 स्टेप में कैसे सॉल्व कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को। सबसे पहले क्या कर रहा है, ये CF ट्री क्रिएट कर रहा है, देखिए, लोड इनटू मेमोरी बाय बिल्डिंग ए CF ट्री। दूसरी बार क्या कर रहा है, एक बार डिजाइबर रेंज बना के अपने स्मॉलर CF ट्री बना रहा है, वो वही बता रहा था मैं, 2 को करके फिर समरी कर क्रिएट कर रहा है, तो स्मॉलर CF बना रहा है ना। और थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है, अब जब दोबारा डेटा देंगे इसको तो ग्लोबल क्लस्टरिंग कर देगा ये, मतलब पहले ही डेटा को तैयार रख लिया, पहले ही क्लस्टरिंग कर लेगा। इसने पहले देख लिया ना अपना ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना के, फिर उसने समरी बना के देख लिया कि कैसे मतलब कहाँ पे इसको क्लस्टर लेके जाना है। तो बाद में हम जब इसको डेटा स्कैन दोबारा करवाएंगे तो उसका दोबारा क्लस्टर बना देगा ना, ये दोबारा पहले ही क्लस्टर बना के तैयार रखेगा कि ये डेटा इस कैटेगरी के अंदर डालना है मुझे, है ना, ये पहले ही तैयार करेगा। तो ये होगी ग्लोबल क्लस्टरिंग। और बाद में तो बस ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल ही है। जो फेज़ 4 है इसको क्लस्टर रिफाइनिंग बोलते हैं, मतलब कुछ भी आप मान लीजिए कि क्लस्टर को रिफाइन करता है, या फिर जिसको ज़रूरत नहीं होती, जिस डाटा की नीड नहीं होती उसको रिफाइन कर देता है, बस सिंपली यही है। अब एक पिक्चर और है मेरे पास, वो उसको मैं भी शो कर देता हूँ कि कैसे एक वो बन रहा है, ट्री बन रहा है, उसकी पिक्चर शो कर देता हूँ आपको, जो कि जो रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ था ब्रिज का, उसके अंदर से उठाई गई है, ठीक है। उसको शो कर देता हूँ मैं, 1 मिनट वेट। तो देखिए इस डायग्राम को, इसके अंदर क्या हो रहा है, रूट नोड हो रही है, वही बी फैक्टर तक चल रही हैं हम, CF बन रहा है, CF के अंदर से लीफ नोड निकल रही है, वही CF यदि बी के फैक्टर को वो कर देता तो फिर से लीफ नोड बन जाती हैं, और लीफ नोड को क्लस्टर बना लेता है लीफ नोड के अंदर। और ये जो साइड जो क्लाउड के अंदर यानी डिलीशन में चले जाते हैं, आप मान लीजिए, है ना। और बाद में इनको मतलब बस इन ज़्यादा डीप में मत जाइए, बस देख लीजिए कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया जैसे मैंने आपको बताया, है ना। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गया हमारा, हमने देख लिया कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, ये मैंने जो रिसर्च पेपर था, जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था ब्रिज के लिए, उससे वहाँ से उठाई है, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं इस पिक्चर को, है ना। तो अभी देख लेते हैं कि ब्रिज वर्क कैसे करता है, मतलब उसके अंदर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके अंदर होता है क्लस्टर्स, है ना। क्लस्टर्स की रेडियस फाइंड आउट होगी पहले, क्योंकि यदि क्लस्टर है हमारे पास तो उसकी रेडियस से ही डिसाइड होगा ना किस साइड जाना है उसको, रेडियस या डायमीटर बोल लीजिए आप, या उसकी डिस्टेंस बोल लीजिए किस क्लस्टर से मिनिमम डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो वहीं पे जाएगा ना।
तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा रेडियस को, डायमीटर को, और एक सेंट्रोइड को भी। इन तीनों चीज़ों को निकालेंगे। सेंट्रोइड से ही निकलेगी ना रेडियस, है ना। ये तो मानते होगे कि सेंट्रोइड, यदि ये सेंट्रोइड निकल गया तो इसी से निकलेगी ना रेडियस, तो है ना। तो निकालते हैं। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर इसकी डेरिवेशन करने बैठेंगे तो वो आपको बोरिंग लगेगा और ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो देखते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ सिंपली। जो हमने सेंट्रोइड निकालना है, सबसे पहले सेंट्रोइड निकालेंगे। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होगा? सेंट्रोइड का फॉर्मूला ऐसे है कुछ। यदि हमारे पास एक्स, हमने कैटेगरी मान रखा और उसके अंदर ये डाटा सेट अवेलेबल है, यानी उस कैटेगरी के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है। इस डेटा सेट के अंदर भी कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा। मैंने बताया था कि डायग्राम दिखा के कि इस डेटा सेट स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ये डेटा पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, तो इसके अंदर भी अवेलेबल है कुछ ना कुछ, बट इतना डीप में मत जाइए। अभी के लिए ये देख लीजिए कि ये 0 है और ये पूरी हमारी कैटेगरी है, ये डेटा सेट है। इसके अंदर जो ये कैटेगरी पड़ी है, हम इसी को यूज़ कर रहे हैं अभी। मतलब इसको 0 नंबर दे दिया, इसको 2 और इसको 3, ऐसे कुछ नाम देके हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सेंट्रोइड कैसे निकलेगा? सेंट्रोइड निकलेगा इन सब का सम, जितने भी हैं ये, और डिवाइड बाई n। तो ये इसका क्या हो गया? सेंट्रोइड आ गया। स्पेसिफिक कैटेगरी का सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये है। अभी हम रेडियस को देख लेते हैं। अब सेंट्रोइड तो निकाल दिया हमने, रेडियस कैसे निकालेंगे? अब जो भी पॉइंट आएगा हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास पॉइंट आया ए मान लेते हैं, तो ए माइनस एक्स नोट सेंट्रोइड डिवाइड बाई, सॉरी नॉट डिवाइड बाई, इट इज समेशन ऑफ दिस। कितने पॉइंट है हमारे पास? n नंबर पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे आई लिख देता हूँ मैं। तो सॉरी वही है ये, सॉरी जो डेटा पॉइंट आया उससे रेडियस निकाल रहे हैं हम, इन्हीं से रेडियस निकाल रहे हैं हमारी। तो यहाँ पे आएगा एक्स आई, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 to n, और इसका आएगा स्क्वेयर। तो ऐसे कुछ रेडियस निकल जाएगी हमारी, और इसका पूरे का रूट भी आएगा। तो ऐसे कुछ हमारी रेडियस निकलेगी। इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने रेडियस को बता दिया, सेंट्रोइड को बता दिया, मैं आपको डायमीटर का भी बता देता हूँ। कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए इसमें अंदर टाइम लग जाएगा यदि मैं आपको ड्राइव करने बैठूंगा तो। लेकिन आप देख लीजिए कि सेंट्रोइड निकाला जाएगा, रेडियस निकाला जाएगा, डायमीटर निकाला जाएगा, उसके बाद निकाला जाएगा हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना, के मीन्स में देखा, जो कि यूक्लिड डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमारा लगेगा मैनहट्टन फॉर्मूला। आपने मैनहट्टन के बारे में देखा प्रीवियस वीडियो में, बट अभी इसके इतने ज़्यादा डीप में मत जाइए। अभी इसका बस ये देख लीजिए कि रेडियस का फॉर्मूला क्या है। रेडियस का फॉर्मूला आपने देख लिया, डायमीटर का फॉर्मूला क्या है। तो डायमीटर का फॉर्मूला कुछ ऐसे है। हम 2 पॉइंट से डायमीटर को निकाल रहे हैं, तो जे ले लेता हूँ यहाँ पे। आई इक्वल्स टू 1 to n, जे इक्वल्स टू 1 to n, और एक्स आई माइनस एक्स जे। मैं डायमीटर को एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि आपको कुछ स्टेप मिस हो गए तो एक बार डायमीटर को दोबारा देख लीजिए, ताकि डायमीटर आपको इजीली क्लियर हो जाए, यानी याद रहे। तो मतलब डायमीटर का फॉर्मूला मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। डायमीटर का फॉर्मूला होगा सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n, सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to n, और इनसाइड क्या होगा? एक्स आई माइनस एक्स जे का स्क्वेयर, और इस पूरे का रूट डिवाइड बाई n इंटू एन माइनस 1। ये कुछ डायमीटर का फॉर्मूला है जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, बट हाँ कहीं आपको इंटरनल मतलब ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी ब्रिज की। मैंने आपको पूरा बता दिया ब्रिज के बारे में, पूरा रिसर्च पेपर आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरी मतलब जहाँ जहाँ से कंटेंट में यूज़ कर सकता है वहाँ से कंटेंट को यूज़ करके आपको पूरा ब्रिज के बारे में बता दिया। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कहीं पे ब्रिज के बारे में रिटर्न होगा, यानी उसके 4 स्टेप्स के बारे में, उसके एल्गो के बारे में, उसके डायमीटर और जो भी रेडियस है उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो मैंने सारा जो भी ब्रिज की प्रोसेस थी वो एक ही वीडियो में कवर कर दिया आपके लिए। और अभी हम देख लेते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। और तो कोलैब नोटबुक के बारे में आपको पता होगा। अब कोलैब नोटबुक के अंदर हम इसको सारे कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारी ब्रिज से प्रेडिक्शन निकालेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम प्लॉटली यानी प्लॉटली नहीं मैटप्लॉटलिब से हमारे ग्राफ को भी देखेंगे, कैसे हमारा ग्राफ स्कैटरिंग और कैसे कर रहा हमारा ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे आगे। तो चलते हैं हमारी कोलैब नोटबुक की तरफ। तो मैं शो डेस्कटॉप कर देता हूँ, ये क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हमारे कोलैब नोटबुक के ऊपर। तो मैं कुछ चीज़ें रन कर रहा हूँ अभी जो हमें नीड होगी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं रन कर रहा हूँ हमारी
सॉरी ये कैपिटल लेटर में हो गया, तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे डेटा सेट को, ठीक है। तो डेटा सेट को कैसे इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट। हम कौन सा डेटा सेट का यूज़ कर रहे हैं आज, हम मेक ब्लॉब्स का यूज़ कर रहे हैं आज। मेक ब्लॉब्स के अंदर क्या है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से आपको नंबर दे रखे हैं और वो उसको इजीली कैटेगराइज किया जा सकता है, इसलिए मैं मेक ब्लॉब्स का यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम क्लस्टरिंग को इजीली विजुलाइज कर सकें। आप कोई से भी डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग बर्च। तो मैं पहले सबसे पहले डेटा सेट को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। सर ये हमारा डेटा सेट इम्पोर्ट हो चुका है। अब हम डेटा सेट से डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ, इसके अंदर से क्लस्टर भी निकालने हैं हमें, तो एक्स और क्लस्टर को निकाल लेता हूँ। तो इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, सॉरी एक्स और क्लस्टर को निकालना हमें किस में से, मेक ब्लॉब्स में से। मेक ब्लॉब्स में से हमें एक्स और क्लस्टर को निकालना है, और इसको निकालेंगे कैसे वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हम n सैम्पल्स को डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास कितने सैंपल होने चाहिए। हम 200 सैंपल्स को ले लेते हैं, इन स्टार्टिंग 200 सैंपल्स को ले लेते हैं। उसके बाद डिफाइन कर देते हैं कि हमारे क्लस्टर कितने होने चाहिए, यानी हमारे पास क्लस्टर का कितना मतलब कितने स्कैटर होने चाहिए हमारे पास जो हमारे क्लस्टर्स हैं। तो हमें इसे मैं 0.25 ले लेता हूँ। और भी आप पैरामीटर्स दे सकते हैं, जैसे कि मैं अब देने वाला हूँ एक दो और। तो हमने क्लस्टर के स्टैंडर्ड डेविएशन को दे दिया, लेकिन हम अभी दे रहा हूँ कितने क्लस्टर चाहिए। तो हम सेंटर कर लेंगे, सेंटर कितने चाहिए हमें चाहिए 10 सेंटर्स। और क्या चाहिए हमें, और आपको पता होगा एक वेरिएबल तो हम दे ही देते हैं जो कि रैंडम स्टेट, इसको 0 कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो हमारा जो है क्लस्टर से हमारे पास डेटा आ गया। हम एक्स को प्रिंट करके देख लेते हैं कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, सारा डेटा हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। ये देखिए सारा का सारा डेटा हमारे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। तो हम इस डेटा को यूज़ करने वाले हैं। एक्स आ गया हमारे पास। क्लस्टर को चेक कर लेते हैं, क्लस्टर के अंदर क्या है। क्लस्टर के अंदर हमारा एक एरे है जिसके अंदर सारे क्लस्टर डिफाइंड है। तो देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, एरे को भी। वेट, यस। तो एरे आ गया हमारा क्लस्टर के अंदर, जो भी कैटेगरीज हमारे पास वो आ गई। अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमारा लेवल है, या फिर मान लीजिए हमारे पास हम इसका क्लस्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारी बर्ड्स को। इंपोर्ट बर्ड्स को इंपोर्ट करें तो बर्ड्स कहाँ पे होगा हमारा, sklearn डॉट क्लस्टर के अंदर इंपोर्ट। ओके, इट इज़ फ्रॉम, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, सॉरी फॉर दैट। ये हो जाती है ना मिस्टेक्स, लाइब्रेरीज इतनी ज़्यादा है हमारे पास। फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना हमने, बर्च। तो बर्च लिख देते हैं यहाँ पे ना। तो बर्च को इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। बर्च को कैसे इंपोर्ट, तो कुछ ऐसे बर्च को इंपोर्ट करेंगे हम। कैप्स लॉक को हटा देता हूँ। तो फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर इंपोर्ट क्या, बर्च। तो आ गया बर्च इंपोर्ट। हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो बर्च के अंदर हमें कुछ ना कुछ डिफाइन भी तो करना पड़ता है ना। मैंने बोला था कि ब्रांचिंग फैक्टर को और थ्रेशोल्ड को हमें भेजना पड़ता है, तो वो और देख लेते हैं कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांचिंग फैक्टर को भेज देते हैं। तो ब्रांचिंग फैक्टर कितना होगा हमारा, मान लेते हैं 10 दे देते हैं। और हमें थ्रेशोल्ड को भी डिफाइन करना है ना। तो थ्रेशोल्ड दे देते हैं हमारी 1.25 दे देते हैं, ठीक है। और हमारे एन क्लस्टर को भी दे देते हैं, कितने देना है एन क्लस्टर, नन रहने देते हैं अभी के लिए। एन क्लस्टर को नन रहने देते हैं अभी के लिए, क्योंकि क्लस्टर हम ज़्यादा दे ही नहीं रहे, तो अन क्लस्टर को नन रहने देते हैं। अब BRC हमारे पास हो गया, बन गया BRC। अब BRC से हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को फिट करेंगे। तो BRC डॉट फिट, और क्या फिट करना है एक्स को, तो एक्स को फिट कर दिया। और यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रेडिक्शन निकाल देते हैं हमारी। तो हम यहाँ से लेबल को कर देते हैं, लेबल इज इक्वल टू BRC डॉट प्रेडिक्ट। और किसको प्रेडिक्ट करवा रहे हैं, एक्स को ही प्रेडिक्ट करवा देता हूँ। तो हमारे पास एक्स भी आ गया। अब हम इंपोर्ट करके मैटप्लोलिब को, और देख लेते हैं कि हमारा कैसा लग रहा है ग्राफ। इंपोर्ट फ्रॉम मैटप्लोलिब इंपोर्ट pyplot as plt।
तो हमारे पास मैटप्लॉटलिब आ गया। तो पीएलटी से हम क्या करेंगे, अब स्कैटर ग्राफ बना देते हैं। स्कैटर ग्राफ के अंदर क्या क्या होगा, हमारा एक्स का डेटा होगा। तो हम पहले एक्स के अंदर सिर्फ क्या लेंगे, सारी की सारी रोज, बट कॉलम कौन सा लेंगे, सिर्फ जीरो वाला। तो जीरो वाला लेते हैं कॉलम। और ऐसे ही करके हम सेकंड पैरामीटर क्या लेंगे, एक्स का कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सॉरी। सो ये तो जो रो था सारी की सारी, कॉलम हमारा फर्स्ट। और हम सी के अंदर क्या दे देंगे, सी के अंदर हम लेबल को पास कर देंगे, है ना। सी के हमारा लेबल आ गया, तीनों का आ गया। अब जो भी हमें डेटा देना है तो दे सकते हैं, बाकी ग्राफ तो ऐसे ही प्लॉट हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ ये आ गया, हमारी कैटेगरीज ऐसे आ गई। तो मैं अल्फा फैक्टर को भी डिफाइन कर देता हूँ ताकि इजीली इसको विजुलाइज कर सकें। अल्फा इक्वल्स टू, इसको देता हूँ मैं 0.25। तो आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि डाटा कैसे आ रहा है हमारा। ऐसे ऐसे सारी की सारी क्लस्टरिंग कर दी है इसने, ग्राफ ने। पहले दिखा देता हूँ कि पहले डेटा कैसा था हमारा। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से कर देता हूँ, है ना। यहीं से इसको आपको पहले वाला डेटा दिखा देता हूँ कैसे हमारा पहले वाला डेटा था। तो पीएलटी डॉट स्कैटर, और कर देते हैं हम सेम को कर देते हैं ना, सी को हटा देते हैं, इसको सेम को कर देते हैं। प्लॉट से होगा मेरे हिसाब से पहले ये, ओके। सबसे पहले मैं प्लॉट से करना पड़ेगा, देख लेते हैं, यदि होगा तो ठीक है, नहीं प्लॉट से करेंगे इसको। इसको एक बार ऐसे ही देख लेते हैं, होता है तो। हाँ हो गया। तो कुछ न कुछ ऐसी थी हमारी कैटेगरीज, इसके अंदर अल्फा वेक्टर भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से विजुलाइज हो चुका ना शायद, नहीं तो अल्फा नहीं हुआ। एक मिनट, इसको अल्फा को दे देते हैं 0.25। तो हमारे पास कुछ कैटेगरी ऐसे अवेलेबल थी, कुछ ऐसे अवेलेबल थी, तो इसने हमारी क्या कर दी, स्कैटरिंग ग्राफ से नहीं, प्लॉट ग्राफ से दिखाता हूँ आपको। प्लॉट से आएगा इसको अच्छे से, ओके। सो प्लॉट से भी, रुक जाओ एक मिनट, वेट। चलो स्कैटर से दिखाता हूँ आपको, स्कैटर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्कैटर के अंदर क्या था हमारा, ये जो कैटेगरीज अवेलेबल है ना, इन सबको कैटेगराइज कर दिया, सबको क्लस्टर बनाया इसने पहले, और क्लस्टर बना के सबको कैटेगराइज। जब भी कोई भी डेटा आएगा तो इससे हमारी वो निकालेगा, यूक्लिडियन डायमेंशन डिस्टेंस, और जो मैनहट्टन डिस्टेंस है उसको निकालेगा, और उसके अंदर कैटेगरी को अपने मिला लेगा, जिस भी कैटेगरी का होगा उसकी प्रेडिक्शन देखो दे देगा। तो वही ब्रिज का काम है, और ये आप लोग को ब्रिज का इम्प्लीमेंटेशन भी दे दिया मैंने। और ब्रिज के अंदर हमने ये सब कुछ भी कर लिया कि हम कैसे कैसे इसके अंदर एल्गोरिदम वर्क करते हैं, कैसे इसके अंदर क्लस्टरिंग होती है। तो होप यू लाइक द वीडियो, और आपको आशा की समझ में आया होगा सब कुछ। यदि नहीं आया तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, और हमें फीडबैक दे सकते हैं, हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आपको यदि अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कर दीजिए, यदि आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट को डाल दीजिए, हम आपका डाउट जल्दी रिसॉल्व कर देंगे। थैंक यू, लव फ्रॉम द पैप कोडिंग, थैंक्स।